नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं और अब वक्त हो गया है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज के कार्यक्रम में हम केंद्र सरकार की सबसे क्रांतिकारी योजना अग्निपथ को लेकर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि सरकार का दावा है इस योजना से देश के बेरोजगार नौजवानों के साथ साथ देश का भविष्य भी सुधर जाएगा। लेकिन कल योजना का ऐलान हुआ और आज से नौजवान प्रदर्शन करने लगे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, बक्सर जैसे शहरों से लेकर राजस्थान के झुंझुनू, सीकर और हरियाणा के भिवानी के तमाम जगहों पर नौजवानों ने नई अग्निपथ योजना का विरोध किया है। पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले बड़ी खबर दे देते हैं। सरकार की अग्निपथ स्कीम पर राहुल गांधी की ओर से प्रहार किया गया है। राहुल गांधी इसको लेकर निशाना साधते हुए कह रहे हैं देश को पहले से ही 2 मोर्चों पर खतरा है। अग्निपथ स्कीम से हमारी सेना की क्षमता पर असर पड़ेगा। राहुल गांधी की ओर से यह हमला किया गया है। सेना की गरिमा के साथ समझौता बंद करे बीजेपी। राहुल गांधी ने सरकार पर हमला करते हुए ये तमाम बातें कही हैं कि सेना की गरिमा के साथ समझौता बंद करे। सरकार की अग्निपथ स्कीम पर राहुल गांधी की ओर से ये प्रहार किया गया। तो वहीं दूसरी जगह देश के कई ऐसे शहर हैं जहां पर इस योजना को लेकर या फिर रोजगार के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। ये विरोध क्यों हो रहा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? पिछले 2 साल सेना की बहाली आखिर क्यों रुकी हुई है? 1.25 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, फिर भी सिर्फ 46,000 की बहाली क्यों हो रही है? और इससे आगे क्या अग्निपथ योजना से देश में मौजूद 5 करोड़ बेरोजगारों के बोझ को कम किया जा सकेगा? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन्हें लेकर आज दंगल में हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर सेना में भर्ती होने वाले नौजवान इस बात को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं। एक दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से बेरोजगार नौजवानों के लिए राष्ट्र सेवा के सुनहरे मौके का ऐलान किया गया। अगले ही दिन देश के बेरोजगार नौजवान अलग अलग राज्यों में सड़कों पर नजर आने लगे। विरोध का धुआं बिहार के मुजफ्फरपुर में दिखा, जहां नौजवान सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन उन नौजवानों की ओर से किया जा रहा था जो सेना में भर्ती की परीक्षाएं दे चुके हैं, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिल पाई। 4 साल 5 साल के लिए भर्ती करना चाहते हो? क्या चाहते हैं आप कि 4 साल तक भी हम वेल ट्रेंड हो जाएं और उसके बाद जो है हम बंदूक उठा ले? जब हम अंदर सब कुछ सीख चुके होंगे तो बाहर हमारे पास हुनर क्या होगी? झाड़ू तो करेंगे नहीं भाई। हम 4 साल तो बंदूक चलाना। 4 साल वाली ऑप्शन का भी विरोध। एग्जाम लो भाई। मुजफ्फरपुर से बेगूसराय तक सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे ये नौजवान सरकार की नई अग्निपथ स्कीम का भी विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले उम्र का 17.5 से 21 है। दौड़ हम लोग का निकल गया, मेडिकल पास कर गए, 2 बार एडमिट कार्ड मिला चक्कर मैदान में। बोलता है कोरोना काल के लिए आपका एग्जाम कुछ रोक दिया गया, स्थगित कर दिया गया। हालांकि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लॉन्चिंग के वक्त भी ये कहा था और अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी भरोसा दिया है कि 4 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन बिहार से राजस्थान के सीकर तक देश के अलग अलग हिस्सों में नौजवानों के प्रदर्शन की कई वजह हैं। एक तो सेना की बहाली में लेट लतीफी हो रही है, ऊपर से नया नियम लागू होने के बाद 21 साल से ज्यादा उम्र के नौजवानों के हाथ से सेना में भर्ती के रास्ते बंद हो जाएंगे। 4 साल का सिस्टम लगाया है, इसमें 4 साल बाद में यदि 25% को लेंगे उसमें हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। 4 साल बाद में हम बेरोजगार हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो अग्निवीर वाली ये जो योजना लागू की है ये अच्छी नहीं है, क्योंकि घर वाले इस आशा से हमें भेज रहे हैं हॉस्टल में कि बच्चा नौकरी लग के है, तो 4 साल के बाद में घर पे भेज देंगे तो बेरोजगारी आ जाएगी। राजस्थान के झुंझुनू से लेकर हरियाणा के भिवानी तक ये नौजवान सेना की भर्ती में शामिल होने के लिए पिछले 2 साल से प्रतिदिन वर्जिश करते हैं। लेकिन सेना में खाली पदों और भर्ती की हालत ये है कि भारतीय सेना में 1.25 लाख से ज्यादा पद खाली हैं, जिन पर पिछले 2 साल से बहाली नहीं हुई है, जबकि सेना से औसतन 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं। लेकिन 2 साल बाद अब सेना में नए तरीके से बहाली का ऐलान हुआ है, तो रक्षा मंत्री ने अग्निपथ योजना के तहत तीनों सेनाओं में करीब 46,000 भर्ती का ही ऐलान किया है, जो रिक्त पदों के मुकाबले करीब 80,000 कम है। सेना में बहालियों को रोके जाने और अब सीमित संख्या में सशर्त अग्निपथ स्कीम के तहत बहाली से बेरोजगारी पर कितना फर्क पड़ेगा, इसका अनुमान इन आंकड़ों से लगा सकते हैं कि साल 2015-16 में सेना में 31,804 भर्तियां हुई थी और आखिरी बार साल 2019-20 में 80,572 भर्तियां हुई, जबकि इस साल सिर्फ 46,000 भर्तियों का ऐलान हुआ है।
भारत में सरकारी नौकरी सबसे ज्यादा सेना और डिफेंस सेक्टर में दी जाती है। ऐसे में इसी सेक्टर में जब 2 साल से बहाली बंद है तो देश में बेरोजगारों की संख्या बेहिसाब बढ़ती जा रही है। CMIE के एक आंकड़े के हिसाब से दिसंबर 2021 तक भारत में करीब 5 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार थे। इनमें महिलाओं की संख्या 1 करोड़ 70 लाख थी और मई 2022 में बेरोजगारी की दर 7.1% से अधिक थी। विनिवेशीकरण और निजीकरण के दौर में देश में घटती सरकारी नौकरियों से रोजगार का संकट और बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि सरकार की अग्निपथ योजना तमाम खासियतों के बावजूद क्या भारत में खड़ी हो रही बेरोजगारों की विशाल फौज का समाधान निकाल पाएगी? आज तक ब्यूरो। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो युवाओं के मन में हैं और उन्हीं सवालों के समाधान की हम करेंगे कोशिश। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आनंद माधव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आरजेडी की ओर से प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जेडीयू की ओर से माधव आनंद जी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले ममता बनर्जी इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सीधे रुख करते हैं कि ही सीनियर मोस्ट मैन। सो मीटिंग में जो रेजोल्यूशन हुआ है वो सारद जी आप लोगों को बताएंगे। इसे practically each and every colleague from political party has expressed their view, and ultimately we have adopted one resolution. I think Mr. Kulkarni, will you please read it? It's a very short resolution adopted by all the opposition parties that were present at today's meeting. In the forthcoming presidential election, which is being held in the year of the 75th anniversary of India's independence, we have decided. Friends, it's a very short resolution adopted by all the leaders and representatives of opposition parties who met today, and I'm going to read it out. In the forthcoming presidential election, which is being held in the year of the 75th anniversary of India's independence, in the forthcoming presidential election, which is being held in the year of the 75th anniversary of India's independence, we have decided to field a common candidate who can truly serve as the custodian of the Constitution and stop the Modi government from doing further damage to Indian democracy and India's social fabric. Thank you. Over. In the forthcoming presidential election, which is being held in the year of the 75th anniversary of India's independence, we have decided to field a common candidate who can truly serve as the custodian of the Constitution and stop the Modi government from doing further damage to Indian democracy and India's social fabric. Thank you. जो नहीं आए और 2-3 दिन हमारे हाथ में है, हम लोग इनसे पर्सनल कांटेक्ट करेंगे, उनकी राय क्या है वो देंगे और आज के मीटिंग का आउटकम क्या है वो भी उन्हें बताएंगे। थैंक यू। देखिए आज का मीटिंग में
महत्वपूर्ण चीज यही है कि हम लोगों ने हर इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे सेंड देयर रिप्रेजेंटेशन, और बहुत सारे सीनियर लोगों ने भी आए थे। आप पहले कभी नहीं देखा अखिलेश और मुफ्ती जी, ऑल दे केम दिस मीटिंग। सो देयर आर सो मेनी पार्टी, इवन CPM, CPI, RSP, Congress, the Shiv Sena, the DMK, like this, so many party, NCP, Trinamool Congress, all they were there. So only 1-2 party may be left out because they have some reason, maybe they are busy or sometimes. But all we have decided there will be only one consensus candidate. Though I personally, even all the members of the meeting, they unanimously suggested Sharad Pawar's name. Unanimously. If Sharad Pawar is agreed is okay, but he said he is not interested. But then we will do. So when he is not, if he is agreed, everybody will give him support. And if not, then the name should be come from the political parties. They will consult Sharadji, consult with others, and then it will be decided. But today is the beginning, and I think it is good after so many months, we opposition, we sat together, and next also we'll sit together because in our country, the bulldozing is going on. In our democratic system, even every institution are being totally misused politically, and that's why it is necessary. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आप सुन रहे थे। उनकी ओर से विपक्षी दलों की जो बैठक हुई है उसके बारे में बड़ी जानकारी ये दी गई। शरद पवार अगर राष्ट्रपति चुनाव के लिए बतौर उम्मीदवार वो खुद से हामी भरते हैं तो ठीक है, हम सब उनका समर्थन करेंगे। अगर वो मना कर देते हैं तो फिर उनकी अध्यक्षता में हम आगे विचार करेंगे कि चेहरा कौन होगा। लेकिन सरकार पर निशाना साधती हुई और इस बात का जिक्र करती हुई कि तकरीबन हर एक पार्टी के बड़े दल के नेताओं की मौजूदगी रही और अगर कुछ लोग नहीं आ पाए तो उसके पीछे उनकी व्यस्तता होगी। अब संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार कौन रहता है राष्ट्रपति चुनावों के मद्देनजर, क्या बड़ा फैसला लिया जाता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन उसके पहले अब लौटते हैं आज के मुद्दे पर जिसको लेकर दंगल में हम बड़ी चर्चा करने वाले हैं। अग्निपथ के जरिए हिंदुस्तान के अग्निवीरों को तैयार करने की बड़ी योजना का ऐलान किया बीजेपी की ओर से, सरकार की ओर से। लेकिन उसको लेकर विरोधी दलों के साथ ही साथ देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है। इसके मतलब और मायने क्या निकाले जाएं, क्या आगे आने वाले वक्त में इसका असर किस तरह से देखने को मिलेगा, इसको लेकर इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल VP मलिक जी जुड़ चुके हैं। सीधे उनका स्वागत करते हुए सर मेरा पहला सवाल आपसे है, सरकार की ये योजना सेना में युवाओं की भागीदारी के लिए क्रांतिकारी साबित होगी या फिर आपको लगता है कि मिलिट्री बजट में कटौती करके एक नई चुनौती यहां पर सरकार के सामने बहुत जल्द आने वाली है? इसको लेकर क्या है सोचना आपका? नमस्कार। नहीं, सिर्फ बजट को देखकर ही नहीं किया जा रहा, लेकिन बाकी और हालात जो हैं देश के अंदर, हमारी सोशल एनवायरनमेंट, हमारी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट और जिस तरीके से आगे हमने लड़ाई लड़नी है जिसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा जी। और जहां पर हमने लड़ाई लड़नी है माउंटेन और हाई ऑल्टीट्यूड एरिया को, इन सब बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि ये स्कीम बनाई गई है। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि 2 साल से ज्यादा इस स्कीम के ऊपर हमारे ऑफिसर्स, हमारे सीनियर ऑफिशियल्स आर्मी के भी और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ये काम कर रहे हैं। तो ये सोच समझ कर आज जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, मैं चाहूंगी कि वो तस्वीरें भी हमारे दर्शकों को दिखाई जाएं। इसको लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। युवाओं के मन में भविष्य को लेकर बहुत सारी आशंका है, उन आशंकाओं को आप किस तरह से दूर करेंगे? इसके बाद जी ये तो समझाना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ये जो स्कीम है अभी अनाउंस की गई है और इसके बारे में हमको ठीक तरीके से एडवर्टाइज करना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा लोगों को और उनकी बात भी सुननी चाहिए। अगर उनको कोई तकलीफ है वो भी सुनना चाहिए। लेकिन क्योंकि कहीं कहीं पर इसके बारे में एजिटेशन हो रहे हैं या कई अफसरों ने भी, रिटायर्ड अफसरों ने भी इसके बारे में इसके खिलाफ बात की है, तो उसको देख के हम लोगों को उसके ऊपर समझाना चाहिए उनको
और कन्विंस करना चाहिए। जनरल मलिक, सेना की भर्ती रुकी हुई है, इन युवाओं का कहना है। आधी परीक्षा पहले ही हो गई है, आधी परीक्षा बाकी है, 2 से 2.5 साल का वक्त गुजर चुका है। इसको लेकर ये लोग बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं कि उसको लेकर सरकार आगे क्यों नहीं बढ़ती है। ये तो मैं नहीं कह सकता हूं कि शांत कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, लेकिन ये बात मुझे भी मालूम है कि क्योंकि पिछले 2 साल में कोई भर्ती नहीं हुई है और कई लोगों ने कुछ टेस्ट दिए हैं, फिजिकल के टेस्ट या रिटन टेस्ट भी दिए हैं और फाइनली उनको कॉल नहीं आई है। पिछले 2 साल में ये हुआ है, तो ये नेचुरल है कि जो लोग भर्ती होना चाहते थे और बड़े कीन थे भर्ती होने के लिए, अगर उनको मौका नहीं मिला तो वो तो नेचुरली अफसोस करेंगे, दुखी होंगे जी। तो ये बात भी समझाने की जरूरत है कि कब से और कैसे इस स्कीम को चालू करेंगे। अब समझाने के लिए आगे कौन आएगा, ये किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि यकीनन अगर देश की बड़ी आबादी के मन में कुछ सवाल हैं तो उसका जवाब सरकार को या सरकार से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को देना ही चाहिए। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल, केंद्र सरकार की तरफ से 10 दिसंबर 2021 को लोकसभा में एक जवाब में बताया गया कि भारतीय सेना में 1.25 लाख पद खाली हैं। इसको क्यों नहीं भरा जा रहा है? क्या चुनौती सामने आ रही है जिसको लेकर अभी तक ये तमाम पद रिक्त हैं और इसी को लेकर जगह जगह जो युवा हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं? देखिए, अभी जो मैंने सुना है कि कोई 45 या 48 हजार लोग को भर्ती किया जाएगा इस स्कीम के अंदर, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को मिलाकर। और हर साल जितना मुझे मालूम है आर्मी के अंदर ही तकरीबन 50,000 लोग रिटायर होते हैं। तो अभी भी जो स्कीम चलेगी वो सिर्फ जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह के ऊपर लोग नए भर्ती होंगे। अब ये सरकार को अपना फैसला करना चाहिए कि क्या किस बाद में ज्यादा भर्ती करें, कैसे भर्ती करें। जितने पुराने आधे भर्ती हुए, आधे जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया था उनको भी ले लें। तो ये तो सरकार का फैसला होगा, इसके ऊपर मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन जितना नंबर अभी बताया गया है उससे सिर्फ हम लोग जो रिटायर होते हैं आर्मी के अंदर हर साल, उन्हीं के जगह के ऊपर नई भर्ती कर पाएंगे। ये बड़ी बात आपकी ओर से कही जा रही है कि जो लोग रिटायर होते हैं उनकी जगह पर इस तरह की भर्ती हो रही है और सरकार की ओर से बड़ा ऐलान किया गया है। लेकिन चूंकि आपने भी इस बारे में जिक्र किया, बहुत सारे आर्मी ऑफिसर इसको लेकर सहज नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप इसकी खासियत बता रहे हैं। अगर ये आखिरी सवाल मेरा आपके सामने, 3 बड़ी बातें इस योजना को लेकर अगर आपको समझाना पड़े, खासतौर से उन युवाओं को जो इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप इसकी बेहतरी किस तरह से बताएंगे उन्हें? देखिए, पहले तो ये मैं बताना चाहता हूं कि अभी जो हालात हैं सोशो इकोनॉमिक के, हम जितना बजट हम खर्चा कर रहे हैं डिफेंस के ऊपर, कई सालों से मैंने देखा है कि हम लोग उसको 2.5% से ज्यादा नहीं पा रहे हैं, जीडीपी का उससे ज्यादा खर्चा नहीं कर रहे हैं। एक तो ये हालत है। दूसरी बात ये भी है कि अभी हमने कई सालों से कोई अपनी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है भर्ती करने के वो बदली नहीं किए थे, और इससे बहुत मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजिकल जो चेंजेस आ रही हैं वो उसमें कमी आ रही थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात ये भी है कि अभी जो लीडर्स और लेड की जो रेशो है, खासकर इन्फेंट्री बटालियंस में या बाकी रेजिमेंट्स में अंदर, वो थोड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट हो गई है। लीडर्स ज्यादा हो गए हैं और लेड आदमी जो है वो कम हो गए हैं, और इस चीज को भी ठीक करने की जरूरत है। तो इन सब चीजों को देखते हुए और खासकर अपनी जो जूनियर लीडरशिप है उसको और मजबूत करने के लिए मैं समझता हूं कि ये स्कीम ठीक रहेगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए जनरल मलिक। ये महत्वपूर्ण सवाल जो लोगों के ज़हन में है, खासतौर से वो युवा आबादी जो सड़कों पर उतरकर बहुत सारी आशंकाओं से घिरी हुई है, उसके बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी। और अब दंगल में चर्चा की शुरुआत करेंगे। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले
जफर इस्लाम साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि राहुल गांधी की ओर से ट्वीट करके आप पर सीधा हमला बोला गया है, उनकी ओर से लिखा गया है कि जब भारत को 2 मोर्चों पर खतरे का सामना करना पड़ रहा है तो अग्निपथ योजना हमारे सशस्त्र बलों की प्रभावशीलता को कम करेगी। भाजपा सरकार को हमारी सेना की गरिमा, परंपरा, वीरता और अनुशासन से समझौता बंद करना चाहिए। इस पर क्या होगा आपका जवाब? देखिए, राहुल गांधी जी वैसे जो है कंफ्यूज रहते हैं और यहां पे भी लोगों को गुमराह करने वाली टीम में उन्होंने जो अपना नाम दर्ज करा दिया है, इसलिए कि जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं वो गुमराह कर रहे हैं। दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हर कंट्री जो अपने आप को मजबूत रखना चाहते हो वो ऐसे नए इनिशिएटिव्स लेती है, जिस तरह से यूथ के जुड़ने से जो सिर्फ जो स्ट्रेंथ नहीं बढ़ जाती है आर्मी की, बल्कि एक दूसरा जो फील फैक्टर, जो गुड फील फैक्टर भी वो जो महसूस होता है पूरे आर्मी यूनिट को। ऐसे में नौकरियां भी मिलती हैं यूथ को, साथ साथ पूरे यूनिट का जो है जो बोलते हैं कि मनोबल जो बढ़ता है। सिर्फ 4 सालों के लिए नौकरी क्यों, ये सवाल नहीं, देखिए 4 साल के बाद 25% लोग। चित्रा जी देखिए, शॉर्ट सर्विस कमीशन तो शुरू से आ रहा है, आज पहली बार थोड़ी हो रहा है। हाँ। जब पहले शॉर्ट सर्विस कमीशन में 8-9 साल में होते थे, अब ये और ये 4 साल का है, लेकिन इसमें भी से 25% लोग लेके जाएंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन में तो ऑलमोस्ट 100% वापस चले आते थे और वो जॉब मार्केट में आ जाते थे। यहां पर वेल ट्रेंड डिसिप्लिन सोल्जर जो अपनी स्किल्स के द्वारा कहीं भी एब्जॉर्ब किया जा सकता है और उनकी क्षमता को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। ऐसे में जिस तरह की ट्रेनिंग आर्मी में होती है, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज जो होगा कि एक स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो मार्केट में भी आएगा। वो जाएगी कहां, यही तो बड़ा सवाल है ना कि वो जाएगी कहां। लेकिन जो लोग अगर स्किल्ड इतनी टैलेंटेड वर्कफोर्स वहां से निकलेगी तो जाएगी कहां? बाकी मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले जफर साहब, मुझे पता है कि आप भी पूरी तैयारी के साथ आते हैं। एक आंकड़ा है, नहीं ये आंकड़ा मुझे बताना बहुत जरूरी है, आप सुन लें। केंद्र सरकार ने 1 सेकेंड सा 2001 में लोकसभा में जवाब दिया, जो मैंने पूर्व आर्मी चीफ से भी पूछा, कि 1.25 लाख पद भारतीय सेना में खाली हैं, 85% पद केवल आर्मी में हैं। इन आंकड़ों को अगर बांट कर देखें, थल सेना में 1,04,053 पद, वायु सेना में 5,471 पद, नौ सेना में 12,431 पद खाली हैं। आप कह रहे हैं कि सेना को की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है, तो पहले ये जो खाली पद है इनको भर लीजिए, उसके बाद सेना की ताकत बढ़ाते रहिएगा। ये भी सवाल विरोधी दल आपसे कर रहे हैं। नहीं, सेना की ताकत सिर्फ नहीं, यही बताना चाह रहा चित्रा जी, सेना की ताकत सिर्फ हेडकाउंट से नहीं बढ़ती है। सेना की ताकत स्किल से बढ़ती है, सेना की ताकत जो सोफिस्टिकेट टेक्नोलॉजी से बढ़ती है, और सोफिस्टिकेट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने की जो क्षमता होनी चाहिए, वो यूथ जो एनर्जी लेके आता है, जो स्किल सेट लेके आता है, जो टेक्नोलॉजी को समझने वाला होता है, उससे बढ़ती है। इसलिए ये कहना कि सिर्फ हेडकाउंट होना चाहिए, ज्यादा नंबर होंगे तो बढ़ेंगे, ऐसा नहीं। आप देखिए ना, मैं आप छोटी सी बात बताता हूं, चाइना की आर्मी देखिए, चाइना की आर्मी जो PLA है, उसने जो 4 मिलियन से मतलब 40-45 लाख से आज घटा के 20 लाख की आर्मी कर दी है। क्यों? उसकी आर्मी कमजोर है। वैसे दुनिया के किसी भी मुल्क में उठा के देखिए, आज यूथ का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। स्किल्ड यूथ को आना और भी बड़ी स्ट्रेंथ है, जो टेक्नोलॉजी का सवाल का जवाब लूंगी, फिर जगह जगह युवा इसको लेकर आप विरोध प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब दीजिएगा जफर इस्लाम साहब। लेकिन उसके पहले मैं अब माधव आनंद जी के पास सीधे जाते हुए, ठीक है साहब, आनंद माधव जी, इस समय थोड़ा एक आनंद माधव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक माधव आनंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो कहीं गलती हो जाए उसके लिए माफ कीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के पास सीधे आते हुए आनंद माधव जी, मेरा सीधा से सवाल आपसे ये है, चित भी मेरी पट भी मेरी, एक तरफ 10 लाख अगले 1.5 सालों में रोजगार देने की योजना का ऐलान किया गया है प्रधानमंत्री की ओर से, वहीं दूसरी तरफ युवा वर्कफोर्स इस देश में तैयार हो और 17 साल की छोटी सी उम्र में ही अगर अगले 4 सालों के लिए जॉब मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है और फिर जॉब छोड़ने के बाद जब उनकी एग्जिट होगी तो पैसे मिलेंगे, तो ये तो अच्छी योजना है ना। इसको लेकर इतना ज्यादा विरोध प्रदर्शन आनंद माधव जी क्यों हो रहा है? देखिए, विरोध प्रदर्शन हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो अग्निपथ है धीरे धीरे पानीपत में नहीं बदल जाए। समझने की जरूरत क्या है कि जहां आप ये जो करोड़ों की फौज आपके पास बेरोजगारी के है, उस समय ये आप लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। दूसरी बात आपको ये समझना पड़ेगा कि आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं,
किसी भी एक सेना के सिपाही को तैयार होने में जो अभी जो ट्रेनिंग का सिस्टम है वो 2 से 2.5 साल लगता है उसमें। अब 6 महीने में आप उनको ट्रेनिंग देंगे, 6 महीने में ऐसा क्या सिखा लेंगे, 4 साल के बाद यानी 25 की उम्र आते आते तक मैक्सिमम लोग वो रिटायर हो जाएंगे। अब ये रिटायरमेंट के बाद फिर क्या करेंगे, जिसमें उनकी नौकरी करने की समय होती है उसमें वो रिटायर हो जाएंगे। आपने कोई आगे का इसके आप ट्रेन करेंगे, इसका मतलब आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि जो समूचे देश की जो परिस्थिति, उस परिस्थिति में फिर एक नया जो है आपने सगुफा छोड़ दिया, इन लोगों को भटकाव के रास्ते पे ले आए। आप करना क्या चाहते हैं, कैसे भटक जाएंगे अगर उनको आर्मी की ट्रेनिंग मिले? नहीं आनंद माधव जी, इस बात को समझाइए। आपको पता है कि एक बड़ी आबादी गांवों में बसती है, छोटे शहरों में बसती है, उनके पास इस तरह की अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। सेना के लोगों से अगर सीधे किसी को ट्रेन किया जाएगा तो उसका मतलब समझ रहे हैं आप, उनके भीतर का कॉन्फिडेंस किस तरह से बढ़ेगा और आगे आने वाले वक्त में वो खुद इतने आत्मनिर्भर हो जाएंगे कि जहां चाहे वहां तैयारी करके अपने लिए जॉब हासिल कर सकते हैं। सेना की ट्रेनिंग का मतलब आप समझ रहे हैं? नहीं, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी है क्या आपके भारत में? आपने खुद ही कहा, खुद ही सीएमआई का रिपोर्ट बताया आपने कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग यहाँ पे बेरोजगार हैं। ऐसे में और बेरोजगारों को और पैदा करने की योजना बना रहे हैं। आप 6 महीने की ट्रेनिंग देके, जो कि 2.5 साल की ट्रेनिंग होती है, शॉर्ट सर्विस कमीशन भी वो कम से कम उसमें जो है 10 साल और प्लस 4 इयर्स उसका होता है, ये टाइम स्पैन होता है। जफर इस्लाम साहब, उसको घटा के 4 साल कर रहे हैं। इतनी नौकरी है क्या? 4 साल में और ये बात तो सच है ना, सीएमआई की दोनों ही इंटरनल सिक्योरिटी को भी खतरा होगा इससे और आपका नेशनल सिक्योरिटी भी खतरा होगा। ये हमको समझना पड़ेगा। जब और जो एक्स ऑफिसर है आर्मी के, वो भी इस बात को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। जफर इस्लाम साहब ने एक आंकड़े के साथ सर, चूंकि रोजगार की बात है इस वजह से एक आंकड़े के साथ, ठीक है सर, ठीक है सर, तो दीजिए कम से कम। आनंद जी, अब उनसे सवाल पूछ लूं, आपकी बात हो गई है, उनसे सवाल पूछ लूं मैं। सीएमआई की रिपोर्ट बताती है 2021 तक, दिसंबर 2021 तक भारत में बेरोजगारों की संख्या 5.3 करोड़ रही है। वो कहना इतनी जॉब है कि आपके पास कैसे देंगे? वहां से जो निकल कर आएंगे बच्चे वो कहां जाएंगे? जफर इस्लाम साहब, देखिए सीएमईआई का जो डेटा है उसको जरा ठीक से देखिए। मुझे लगता है कि लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा। मंथ ऑन मंथ बेसिस पढ़िए तो आप देखिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो तो बिल्कुल जो स्टेबलाइज हो गया है, वहां जो प्री कोविड लेवल से बेहतर हो गया है। और न्यू इंक्रीमेंटल जॉब जो है, आप चाहे Naukri.com के इस पे जाके देखिए, या और भी जो HR फर्म्स ऐसे जो है, जो रिक्रूटमेंट फर्म्स उसके देखिए, या फिर इंक्रीमेंटल जॉब जो क्रिएशन है उसमें तेजी आई है। और जो इनिशिएटिव सरकार ने ली है हर तरह से, उसमें बहुत सारी नौकरियां भी आएंगी और बहुत तेजी से सारे जो है हमारे जो डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका फायदा जो है देश और दुनिया की सारी कंपनियां उठाएंगी। लेकिन इस तरह से जो बात कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और उनके जो कंफ्यूज लीडर्स जो हैं, खासकर राहुल गांधी, लीडर तो आपके सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, ना तो उनको समझ में आ रहा है, ना तो उनको समझ में आ रहा। बीच में नहीं बोला था, बीच में कंफ्यूज लीडर आपके। अरे आज पूरी आर्मी के आप पूरे, मैं सही बोल रहा हूं कि आप कंफ्यूज हैं। इससे सिर्फ फायदा होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। जो आप जिस तरह का गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो सिर्फ आप लोग, इसीलिए देश आगे बढ़ रहा है, देश मजबूत कर रहा है। आप देश नेशनल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस पार्टी के मुखिया और उनके वाइस प्रेसिडेंट से, उनकी भाषा को आपने बराबर नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज किया है। इसलिए कि नेशनल सिक्योरिटी से आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, इसलिए आप चाइना एक एक करके इमरान खान आपकी बातें याद इस्तेमाल करता है। तो देखिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, इनको जरा बताइए। अरे इमरान खान की बात नहीं है जफर इस्लाम साहब, आप हिंदुस्तान की बात कीजिए ना। नहीं सर, अब आंकड़ों पे बात कीजिए ना। जो वर्कफोर्स निकलेगी कहाँ एडजस्ट की जाएगी? जो युवाओं के मन में सवाल है ना, उसको आप एड्रेस कीजिए। युवा अगर सड़क पर है, वो आपको सुन रहा है और आपसे उम्मीद कर रहा है कि उसके सवालों का आप जवाब देंगे। चित्रा जी, आज देखिए, जब भी आपको बता रहा, शॉर्ट सर्विस कमीशन के भी जो ट्रेंड स्टाफ होते हैं वो वेल अब्सॉर्ब्ड होते हैं सिस्टम में। जो मार्केट उनको रेडी रहती है उनको लेने के लिए, इसलिए कि स्किल्ड वर्कर हैं। आज आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। हिंदुस्तान और एक दुनिया की बड़ी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसके साथ, यहां पर जो है कांग्रेस के जमाना में 1% जो स्किल्ड लेबर थी। अभी हम लोग के इनिशिएटिव जो स्किल्ड मिनिस्ट्री बनने के बाद 8% तक आए हैं। तो और जबकि जर्मनी जैसी कंट्री जो है उसमें 96% स्किल लेबर है। तो ऐसे स्किल्ड फोर्सेस जब आते हैं जब मार्केट में, तो फौरन अब्सॉर्ब हो जाते हैं। जो आर्मी के शॉर्ट कमीशन से आते हैं
वो खुद उनके आने से पहले ही वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसकी तो हम तो फैसिलिटेट भी करेंगे, इनको बड़ी बड़ी कंपनियां भी आएंगी और उनको लेकर जाएंगी जितने जो स्किल्ड लेबर्स को, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बल्कि सारे लोग पूरी तरह अब्जॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन जो लोग गुमराह कर रहे हैं उनको समझना चाहिए कि ना तो आपने कभी स्किल डेवलपमेंट का काम, अगर ट्रेन वर्कफोर्स तैयार होगी मृत्युंजय तिवारी जी, तो फिर क्या दिक्कत है? अगर वो मतलब रोजगार देने के बाद चित भी मेरी पट भी मेरी, ये तो आप लोगों की स्थिति है। मृत्युंजय जी, आवाज आ रही है क्या मेरी आपको? अगर सरकार रोजगार देने का भी ऐलान करे तो मुझे लग रहा है मृत्युंजय तिवारी तक आवाज नहीं जा रही है, प्लीज आप उनको ठीक कीजिए। माधव आनंद जी, सीधे आपके पास आते हुए, आरजेडी की ओर से चूंकि बिहार के कई हिस्सों में आज भारी तादाद में युवा सड़क पर थे और वहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया है, मेरा सीधा सा सवाल आपसे यह है, आरजेडी ने लिखा है अग्निपथ 3 घंटे की फिल्म है और नौकरी 4 साल की, बोलो जय कन्हैया लाल की। क्या यही स्थिति है इस अग्निपथ अग्निवीर योजना को लेकर? चित्रा जी, अगर कोई भी सरकार कोई भी स्कीम लाती है तो पूरे अध्ययन करके ही लाती है, और जो अग्निपथ योजना जो लाई गई है, ये आप अध्ययन अगर करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो कई देशों ने इसको अडॉप्ट करने का काम किया है। अब जहां तक है कि शॉर्ट टर्म के लिए 4 साल के लिए, 4 साल के बाद 25% लोगों को ही एकोमोडेट किया जाएगा, 75% जो है सो बाहर हो जाएंगे, तो उसके लिए भी सरकार ने व्यवस्था की। जो 75% लोग बाहर होंगे उनको 11 लाख रुपया एक मुश्त मिलेगा। दूसरी बात चित्रा जी, ये सब मानते हैं कि एक बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, इंडिया में भी है, मैं भी इस चीज को मानता हूं, लेकिन आप देखिए, एक अर्थशास्त्री होने के नाते मैं आपको कहना चाहता हूं, आज भारत जैसे विशाल देश में 97% जॉब तो प्राइवेट सेक्टर में है। आपके पास सरकारी क्षेत्र में 2 से 3% जॉब है। अगर जा रहे हैं ना सर, यही तो बात है, सरकारी जॉब घटते जा रहे हैं, तो फिर इसको लेकर आप थोड़ी ना थपथपाएंगे अपनी। नहीं, एक मिनट, अगर ट्रेंड वर्कफोर्स आपके पास है और प्राइवेट सेक्टर तो खुला हुआ है, प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में क्या खुला हुआ है क्या नहीं खुला है उस पर बात करने के लिए थोड़े आप बताइए ना कि सरकार क्या कर रही है, सरकारी क्षेत्रों को लेकर क्या ऐलान किया जा रहा है। बोलने ही दे रही हूँ ना, लेकिन प्राइवेट सेक्टर का भी आप यहाँ पर अगर गुणगान करने लगेंगे, प्राइवेट सेक्टर में तो लोग जाएंगे ही, वहां पर भी चुनौतियां अलग तरह की हैं, लेकिन सरकार की ओर से रोजगार को लेकर क्या व्यवस्था की जा रही है, बड़ा सवाल तो ये है ना। चित्रा जी, अगर सरकार ने कोई ऐसे पहल की है, एक मैं तो मान ही रहा हूं कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है, बेरोजगारी की समस्या हर जगह है, ऐसा तो मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है। सरकार के लोग भी समस्या गिनाएंगे, आप समाधान बताइए ना, समाधान क्या है? चित्रा जी, सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया, सरकार ने कल ही या परसों ही अनाउंस किया था कि 10 लाख लोगों को जैसे रोजगार देने का काम आने वाले 1.5 साल में करेगी। तो सरकार ने एक पहल की शुरुआत की है, और डिफेंस से रिलेटेड मामला है, डिफेंस से रिलेटेड मामला काफी संवेदनशील होता है। अगर कोई इस पे लगा दे, डिफेंस एक्सपर्ट के भी जो डिफरेंट व्यू आ रहे हैं, मुझे लगता है सरकार भी उस व्यू को समझ रही है, और निश्चित रूप से अगर जहां अगर कुछ चेंजेस करने की आवश्यकता होगी सरकार करेगी। मृत्युंजय तिवारी जी, ये बात तो सही है ना, आज इस बारे में जानकारी आई है, अग्निवीरों को लेकर जो ऐलान किया गया, इस निर्णय पर विस्तृत योजना बनाने का काम भी शुरू, यानी कि ऐसा नहीं है कि अभी जो हो गया या जो ऐलान कर दिया गया है वहीं तक सीमित है, इसमें जो भी कमियां या खामियां होंगी उसको दूर किया जाएगा। लेकिन युवाओं के लिए, एक सेकेंड सर, युवाओं के लिए तो बड़ा मौका है ना, खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के हिस्सों में बड़ी तादाद में युवा ऐसे हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जो सर्व करना चाहते हैं, और अगर कम उम्र में ही इतना बड़ा मौका उनको मिलता है तो इसको लेकर इतना ज्यादा विरोध क्यों, मृत्युंजय तिवारी जी? देखिए चित्रा जी, सबसे पहली बात है, आपने ठीक ही कहा कि बिहार जैसे गरीब प्रदेशों में ये ज्यादा से ज्यादा सेना में लोग जाते हैं। जो झोपड़ी में रहने वाले हैं, जो गरीब किसान परिवार से आते हैं, वही ज्यादा सेना में जाते हैं। लेकिन ये अग्निवीर जो ये सरकार की योजना है, अग्निपथ अग्निवीर कहलाएंगे, ये जो आग लगाने वाले वीर हैं वो खीर खाएंगे, और ये जाकर के सेना में सीमा की रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे, और 4 साल के बाद फिर ये जब शस्त्र चलाने के लिए ये सीख लेंगे तो फिर आकर के 75% नौजवान बेरोजगार होंगे, और पूंजीपतियों उद्योगपतियों के यहाँ ये चौकीदार पहरेदार का काम करेंगे। ये कौन सी योजना है? सेना बनाने के लिए जो क्षमता होनी चाहिए, यह सेना की क्षमता और प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। ये 6 महीने की ट्रेनिंग में आप चाह रहे हैं वो जज्बा, वो जोश राष्ट्रभक्ति का, यहाँ आग लगाने वाले अग्निवीर आग लगाएंगे, और बड़े बड़े पूंजीपतियों उद्योगपतियों के बेटे उनकी रक्षा करेंगे। ये अग्निवीर सीमा पर से जब 4 साल में रिटायर कर देंगे, इनका भविष्य बर्बाद कर देंगे। ये गरीबों और झोपड़ियों में रहने वाले लोग
के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। वही लोग एकदम मेन बॉर्डर पर जाते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए, कंफ्यूजन पैदा मत कीजिए मृत्युंजय तिवारी जी। जिसको जितनी ट्रेनिंग की जाती है उस ट्रेनिंग के हिसाब से ही उसकी वहां पर तैनाती होती है। ऐसा नहीं है कि इन 4 सालों में इनको बंदूक पकड़ाकर और बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा। आप कंफ्यूज मत कीजिए मृत्युंजय तिवारी जी, मृत्युंजय तिवारी जी कंफ्यूज मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि 4 सालों में इनके हाथों में बंदूक पकड़ा दिया जाएगा और कह दिया जाएगा बॉर्डर पर जाकर दुश्मन को मारो। ये नियम बना दीजिए कि सारे परिवार, सारे घर के लोग जाएंगे सेना में। ये बताओ, बना दीजिए नियम कि हर परिवार के लोग जाएंगे सीमा पर, रक्षा करेंगे। देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का जो ये पाठ पढ़ाने वाले लोग ये आग लगाएंगे और हमारे झोपड़ी में रहने वाले गरीबों के बेटे सीमा पर जाकर रक्षा करेंगे देश की। नहीं, ये तो होना नहीं, ये आग लगाएंगे जब 4 वर्षों में जाकर के ये शस्त्र की ट्रेनिंग लेंगे और फिर बेरोजगार होंगे तो ये क्या करेंगे? सर, आप उनकी मंशा पर ही सवाल, मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो सेना में ट्रेनिंग लाकर और फिर देश में आग लगाएंगे। सर, इस तरह की बातें मत कीजिए। पहले ही भड़काने वाली और आग लगाने वाली बातें। मृत्युंजय तिवारी जी, रोजगार को लेकर ये बातचीत है, रोजगार को बिल्कुल भड़काने वाली ये बात है, बिल्कुल भड़काने वाली ये बात है। हर जगह आप ठेकेदारी, अगर उन लोगों को 4 सालों में कम उम्र के युवाओं को अगर एक जगह मौका मिल रहा है तो उसको लेकर पहले ही आप बता दीजिए कि देश में आग लग जाएगी। भड़काने का काम मत कीजिए। एक सेकेंड, गृह मंत्रालय की ओर से जो ट्वीट किया गया है मृत्युंजय तिवारी जी, मुझे लगता है उसको बोलना बहुत जरूरी है। एक सेकेंड सर, ठीक है, ये 2 करोड़ रोजगार वाला मैं सवाल पूछ लूंगी। गृह मंत्रालय की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसको बताते हुए मृत्युंजय तिवारी जी सुनिए मेरी बात प्लीज। अग्निपथ योजना युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए एक दूरदर्शी स्वागत योग्य निर्णय है। इसी संदर्भ में आज गृह मंत्रालय ने एक सेकेंड, अरे फिर सुन तो लीजिए पूरी बात, तो सुन लीजिए पूरी बात। मृत्युंजय जी सुन लीजिए पहली बात। इसी संदर्भ में गृह मंत्रालय ने योजना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को CAPFS और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। यानी कि यहां से जो 75% की आबादी निकलेगी उसको अलग अलग जगहों पर कोशिश की जाएगी कि वो शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वो ट्रेनिंग पाए हुए युवा होंगे, उनकी उम्र भी कम होगी, उनको अच्छे तरीके से सर्विंग अलग अलग जगहों पर सेवा में मौका मिल सकता है। लेकिन इसको लेकर आप कह रहे हैं कि वहां से निकलेंगे देश में आग लगाएंगे। इस समय आग नहीं लगाएंगे, हमने क्या कहा, जब 4 वर्षों के बाद वो वापस लौटेंगे और शस्त्र चलाने की शिक्षा उन्हें दी जाएगी। और उसके बाद उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, उनका भविष्य अंधकार में होगा। इस सवाल का जवाब दीजिए जफर इस्लाम साहब, ठीक है, इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? वो मॉल में बड़े बड़े पूंजीपतियों उद्योगपतियों के डिलीवरी बॉय बनेंगे। सवाल का जवाब ले लेती हूँ, मैं जरा जवाब देता हूँ, सुनिए आप जवाब सुन लीजिए बहुत बार। अब वो क्या जवाब देंगे? अभी तक तो जवाब नहीं दे पाए, तो अब क्या जवाब देंगे? अरे सुनो ना साहब, मैट्रिक फेल को उप मुख्यमंत्री बना दिया तब नहीं सोचे? नहीं, मैट्रिक फेल को उप मुख्यमंत्री बना दिया तब नहीं सोचे कि दूसरे युवा को बनाना चाहिए जो पढ़ के आया है? क्या बात करते हैं? मैट्रिक फेल को बना दिया उप मुख्यमंत्री। व्यक्तिगत टिप्पणी क्या है? ये पार्टी के, इस पार्टी के मुखिया, इस पार्टी के मुखिया को देखिए, अपने बच्चा जो मैट्रिक फेल था उसको मुख्यमंत्री बना दिया और ये चिंता कर रहे हैं, ये युवा को, जो देश के युवा का, देश के युवा की चिंता कर रहे हैं, अपने घर से फुर्सत नहीं है, अपने परिवार से फुर्सत नहीं है और देश की जनता की चिंता देख रही है। छोड़िए आपकी देश की जनता देख रही है, आप बहुत बड़ा पीएचडी वाले हैं, बोलने का तमीज नहीं है, देख रही है देश की युवा पीढ़ी करने के लिए आप चैनलों पर गुमराह करने वाली आप जैसी फौज है जब जो देश को गुमराह कर रही है, जब जरूरत पड़ता है तो जो आप मैट्रिक फेल को बना देते हैं उप मुख्यमंत्री है, और जब पढ़े लिखे लोगों को बिहार में कुछ नहीं मिला। अरे बिहार में बदतमीजी और बदतमीज लोग जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, सबको मालूम है कि अगर कोई सबसे घटिया पार्टी है जिसमें सबसे ज्यादा बदमाश लोग हैं, सबसे ज्यादा जो उपद्रवी लोग हैं वो जो है आरजेडी में, और आप लोगों ने क्या किया है? वहाँ की जनता त्राहित करती है आप लोगों की वजह से, और आप लोग बात कर रहे हैं नौजवानों के बारे में। ठीक है, अब मेन मुद्दे पर लौटते हुए बिना किसी व्यक्तिगत टिप्पणी के, ये तरीका ठीक नहीं है। एक सेकंड सर, थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि देश के युवाओं का सवाल है। प्लीज
व्यक्तिगत टिप्पणी से यहाँ पर कुछ नहीं होगा, एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से प्लीज। जफर साहब आपसे भी, मृत्युंजय तिवारी जी आपसे भी प्लीज, दोनों ही लोगों से हम मेन मुद्दे पर लौटते हैं, मेन मुद्दे पर लौटते हैं प्लीज, मेन मुद्दे पर लौटते हैं, मेन मुद्दे पर लौटते हैं, मेन मुद्दे पर लौटते हैं प्लीज। मृत्युंजय तिवारी जी, जफर इस्लाम साहब, मेन मुद्दे पर लौट कर आइए। ये तरीका ठीक नहीं है, आप लोग अगर आपस में इस तरह से लड़ेंगे ये तरीका कतई जायज नहीं है। माधव आनंद जी, मैं सीधे आपके पास आते हुए, उधर शिवराज सिंह चौहान दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री ऐलान कर रहे हैं कि जो बच्चे वहां से निकलेंगे उनको राज्यों में शिफ्ट किया जाएगा, वरीयता दी जाएगी। क्यों नहीं बिहार को लेकर ऐलान कर देते हैं आप लोग? चित्रा जी देखिए, डिफेंस से जुड़ा हुआ मसला है, डिफेंस से जुड़ा हुआ मसला है और सरकार संवेदनशील है। और आपने ट्वीट ही, गृह मंत्रालय का ट्वीट का पूरा जैसा आपने विस्तृत ब्यौरा देने का काम किया, जहां सरकार ने कहा कि 75% लोग जो बाहर होंगे उसको जैसे प्रायोरिटी जैसे मिलेगा, डिफरेंट जगह पे मिलेगा। सरकार कोई इस तरह की जो नीति बनाती है, जितना विपक्ष हाई तवा मचा रहा है, सरकार पूरे अध्ययन के साथ भी कोई नीति या कोई स्कीम लाने का काम करती है। सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया और राष्ट्रीय चैनल पे, आपका चैनल नंबर 1 चैनल है, उस चैनल पे कोई प्रवक्ता अगर इस तरह का इंस्टिगेट करने वाली बात बोले, यह मुझे लगता है किसी को जो है सो यह नहीं जैसे प्रतिकूल से अनुकूल सूट करेगा। इसलिए मुझे लगता है कमियां अगर है तो कमियों को आप गिनाइए, सरकार जो है तो ओपन माइंड से सोचने का काम करेगी। लेकिन आप इंस्टिगेट करेंगे युवाओं को भड़काने का काम करेंगे कि 4 साल के बाद वो लोग क्या करेंगे, यानी आग लगाने का काम करेंगे, आग को बुझाने का काम करेंगे। मुझे लगता है अगर इस तरह की बातें अगर राष्ट्रीय चैनल पे हो तो कोई भी सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। भड़काने का काम किया जा रहा है आनंद माधव जी विरोधी नेताओं की ओर से। और अगर शिवराज सिंह चौहान वरीयता देने की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में भी आज सड़कों पर युवा थे। आ रही हूं मृत्युंजय जी, आ रही हूं, प्लीज बाकी लोगों को भी बोलने दीजिए। राजस्थान में भी आज युवा सड़कों पर थे, छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार है, वहां पर आप लोगों को भी बोलना चाहिए ना कि अगर ट्रेनिंग पाए हुए युवा आएंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी। इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? ये तो अच्छी बात है कि अच्छा वर्कफोर्स आपके राज्य को आगे लेकर जाएगा, तो पहले से ही मन में इतना भड़का देना, सेना में ठीक है मृत्युंजय तिवारी, रेलवे में इस सब में तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चित्रा जी, ऐसा है कि आप जो वरीयता की बात कर रहे हैं, आप गारंटी शब्द का क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आप सीधे कहिए कि यहाँ से जो 4 साल के बाद रिटायर होंगे उनको सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, स्टेट सर्विसेज में प्राथमिकता नहीं, उनको भर्ती की जाएगी, इस शब्द का इस्तेमाल कीजिए। एक बात और समझने की जरूरत है कि जिस तरह से एनजीओ में नौकरी लोग करते हैं, 3 साल 4 साल का प्रोजेक्ट होता है और उसके बाद अंतिम साल आते के पहले वो ये सोचने लगते हैं कि भाई हम इसके बाद कहाँ जाएंगे। वही स्थिति इन बच्चों की होगी। ये जब जाएंगे वहां नौकरी करने के लिए तो 6 महीने ट्रेनिंग होगी, उसके बाद जो 2-2.5 साल ये पुरानी कांग्रेस की सरकार से तुलना करके बताते हैं ना कि देखिए हम लोगों ने कितने लोगों को रोजगार दिया। आपके पास है कोई आंकड़ा कि आप बता सके कि कांग्रेस में और बीजेपी की दोनों की सरकार में किस तरह का फर्क है? ये नहीं, इन्होंने तो कहा था 2 करोड़ लोगों को नौकरी हर साल देंगे। ठीक है, सच्चाई आपके सामने में है। ठीक है, सच्चाई आपके सामने में, सिवाय जुमलों के किए क्या? इससे मनोबल भी मनमोहन सिंह जी की सरकार में आपने कितना दिया? ऐसा है कि उस समय की तुलना और आज की तुलना अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा चित्रा जी कि उस समय का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था और आज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। ये आप अगर आंकड़ों की बात करती है तो आप एक बार तुलना करके देख लीजिए। दूसरी बात ये है कि इससे मनोबल भी होगा। एक बात और भी, क्या अंतर है बताइए, एक बात और भी क्या अंतर है बताइए जरा, भाई साहब बीच में मत बोलिए, कोई भी बात छूटी हुई नहीं है, हर जगह की स्थिति हम दिखा रहे हैं। बोलने दीजिए, एक बात और भी बता रहे हैं, आप बोलिए, कोशिश कीजिए कि ये जो 4 साल नौकरी करेंगे और 4 साल के बाद मान लीजिए जैसे आप कह रहे प्राथमिकता देंगे, प्राथमिकता देने के बाद नौकरी अगर इनको नहीं मिली तो ये तो आम में ट्रेंड होंगे। अरे पहले ही आप कह रहे नौकरी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। जब एक ट्रेंड फोर्स तैयार हो जाएगी पहले से ही, तो आप कह रहे हैं कि गारंटी दे दी जाए, गारंटी दे दी जाए। ठीक है, तो हर जफर इस्लाम साहब वो कह रहे हैं गारंटी दीजिए कि वहां से निकलेंगे तो उनको हर जगह एडजस्ट कर दिया जाएगा, उन्हें दर दर की ठोकरें नए सिरे से नहीं खानी पड़ेंगी। जफर इस्लाम साहब क्लोजिंग कमेंट। ठीक है, ठीक है मृत्युंजय जी आपकी बात हो गई, एक बार क्लोजिंग कमेंट ले लीजिए। अरे सच्चाई से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, ठीक है, 40,000 जनता को, पूरे जनता को मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे लोग जो बात कर रहे हैं उनके सारे के मुंह में ताला लग जाएगा। 40,000 लोग अभी लिए जा रहे हैं, इसमें बच्चों को लिया जा रहा है। पहले आपका ताला लगेगा, ये जब पूरे ट्रेंड हो रहा है, पहले ये जब ये पूरे बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। जफर साहब जल्दी से अपनी बात कैसे सेटल करेंगे सबको, सीधा से जवाब दीजिए प्लीज, इधर उधर नहीं। ठीक है, ओके मृत्युंजय जी। देखिए बहुत सारी जैसे आपने होम गृह मंत्रालय का आपने ट्वीट देखा जिसके बारे में जवाब नहीं दे रहे हैं, ये क्या ऐसी बहुत सारी जगह है
जो नौकरियां देने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन नहीं, अरे आपको क्या समझ में आएगा मृत्युंजय जी, आपकी पार्टी आपकी लूटने फूटने वाली है। आपने क्या पैदा किया बिहार में? आपने पैदा बिहार में क्या किया है? नौजवानों को आपने तमंचा दिया है, दुकान को लूट लो, मकान को लूट लो, इसके अलावा क्या किया आपने? आप बात करते हैं, आपने क्या दिया है? आरजेडी के बारे में सब लोगों को मालूम है कि आप जैसे पार्टी के लोग बिहार में सिर्फ लूटपाट करने के अलावा कुछ नहीं किया है। एक भी और उसके बाद मुख्यमंत्री बना देते हैं, अनपढ़ गवार को मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे हैं, मैट्रिक फेल को। और बात करते हैं देश की सरकार युवा के साथ खड़ी है, युवाओं के फ्यूचर के साथ हम उनके साथ खड़े हुए। क्या बात कर रहे हैं? वही बात कर रहे हैं जो उसको जो बिहार की जनता जानती है। किसी बिहार की जनता, बिहार की जनता जानती है कि आप जैसी पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं सिवाय देश की जनता ठीक है साहब, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। बेरोजगारी के खिलाफ अग्निपथ पर सरकार है, लेकिन इस अग्निपथ को लेकर राजनीति भी चरम पर है। आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ दंगल का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन रोजगार के मुद्दे पर देश भर में दंगल जिस तरह से चल रहा है, उसका आगे क्या परिणाम होगा, बड़ा सवाल है। आज दंगल का हमारा सवाल था, क्या रोजगार के बहाने अग्निपथ योजना पर राजनीति हो रही है? आपके जो जवाब हमें मिले हैं, 47% लोगों का जवाब हाँ में है, जबकि 53% लोगों का जवाब नहीं में है। अग्निपथ योजना को लेकर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सुझाव भी हैं। सरकार की ओर से कहा गया है कि आगे आने वाले वक्त में उन तमाम सुझावों पर अमल किया जाएगा, लेकिन एक बेहतरी के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इसको लेकर कैसे आगे बढ़ेगी सरकार, इस पर रहेगी आज तक की नजर। इसी के साथ दंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।